दोस्तों, मैं पायल अरोड़ा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अपन फर्स्ट ईयर की जो बुक है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, बाल्यावस्था और विकास, वो बुक हमने स्टार्ट की हुई थी। उसके अंदर जो उसकी फर्स्ट यूनिट है शिक्षा मनोविज्ञान, उसका मीनिंग, उसका क्षेत्र हमने कर लिया था। आज उसके नेचर के बारे में हम पढ़ते हैं, वो आगे टॉपिक हम करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। देरी नहीं करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। करना था शिक्षा मनोविज्ञान, हमारे टॉपिक चल रहा था। हमने शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा को देखा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। उसके बारे में हमने देखा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के अंदर, उनकी विशेषताओं के अंदर कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र देखा था कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किन किन चीजों का अध्ययन किया जाता है। उन सबका भी हमने टॉपिक पिछली वीडियो के अंदर फर्स्ट इसका जो पार्ट था उसके अंदर हमने देख लिया था। आज देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व क्या है, क्या रोल प्ले करती है शिक्षा मनोविज्ञान आज वर्तमान के टाइम में, एट द प्रेजेंट वो क्या कर रही है। शिक्षा मनोविज्ञान हमारे लिए किस तरह हेल्पफुल है, उसका महत्व कितना है, उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले ये बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षा मनोविज्ञान बाल केंद्रित शिक्षा है। देखो, पहले जो शिक्षा थी, प्राचीन समय के अंदर जो भी शिक्षा दी जाती थी वो बाल केंद्रित नहीं थी, वो टीचर के ऊपर डिपेंड होती थी कि टीचर ही उसके अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी होता था, सेकंड प्रायोरिटी स्टूडेंट को रखी जाती थी, या सेकंड प्रायोरिटी भी बुक्स को दी जाती, थर्ड प्रायोरिटी स्टूडेंट होता था। लेकिन आज जब शिक्षा मनोविज्ञान का विकास हो चुका है तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट बेस्ड एजुकेशन है। आज के ज़माने में आजकल जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है वो स्टूडेंट बेस्ड है कि बच्चे के लिए किस तरह की शिक्षक तकनीकी बनाई जाए जो बच्चे को अच्छे से समझ आ जाए और बच्चे के व्यक्तित्व का विकास कर पाए। तो ये सब शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही पॉसिबल हुआ है, क्योंकि हमने शिक्षा मनोविज्ञान की एक डेफिनेशन देखी पीछे फर्स्ट पार्ट के अंदर। आपको जब शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशन दिखाई थी तो उसके अंदर एक टर्म बताई थी कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान को भी खोजता है। तो शिक्षा से संबंधित समाधान वो निकालेगा, तो ओब्वियसली जो शिक्षा बच्चों के बेस के ऊपर आधारित होगी, बच्चों का विकास करेगी, उसके ऊपर आधारित होगी, उसका ही ज्ञान इसके अंदर होगा। नंबर 2, शिक्षण पद्धति में परिवर्तन आया। शिक्षा मनोविज्ञान का क्या महत्व है कि इससे शिक्षा की जो पद्धति है, उसकी जो टेक्निक है, उसमें परिवर्तन आया है। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण पद्धति के अंदर परिवर्तन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। वो कहीं ना कहीं उस चीज को पॉजिटिव वे के अंदर लेकर गई है, नई तकनीक ला दी गई है, एक ऐसी पद्धति का विकास हुआ है जिससे शिक्षा बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं बल्कि उनके सर्वांगीण विकास के ऊपर जोर दे रही है। आजकल की शिक्षा जो है, शिक्षा बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं है, वो उनका व्यक्तित्व का विकास कर रही है। भी प्रैक्टिकली सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाने, भी प्रैक्टिकली सभी चीज़ों को समझाए जाना, वो चीज़ है आजकल की शिक्षण पद्धति के अंदर। और ये शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही बच्चों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा देना है, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत। तीसरा देखिए, पाठ्यक्रम। वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर आधारित है और उसका पाठ्यक्रम इस प्रकार का है कि उससे बालकों का विकास हो सके। मतलब उनका सिलेबस, पहले शिक्षा क्या थी, वेद अध्ययन करना, रट्टा लगवाया जाता था, रटन प्रणाली के ऊपर डिपेंड थी। लेकिन अब जो शिक्षा दी जाती है वो उस चीज की तरह नहीं है कि हाँ जो गुरु ने कह दिया उस चीज को रट्टा लगाना है और उस चीज को ही पढ़ना है, चाहे वो समझ आए चाहे ना आए। आज पाठ्यक्रम इस तरह का निर्धारित किया जाता है कि बालक को उससे इन फ्यूचर उसकी जॉब में, इन फ्यूचर उसकी अगर जीवन शैली किसी भी प्रकार की है, उसको रहन सहन करने में, उसके व्यक्तित्व के विकास में वो उसको हेल्प करे। आज की शिक्षा प्रणाली इस तरह है। ये शिक्षा प्रणाली शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही ऐसी हो पाई क्योंकि इसके अंतर्गत मनोवैज्ञानिक रूप से पढ़ाया गया, सिखाया गया, समझा गया और मनोवैज्ञानिक रूप से ही इसका पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया कि इस तरह का पाठ्यक्रम हो कि अधिकतर बालक का विकास हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके
वो अपने जो स्किल्स हैं उनको बाहर ला सके और उनका डेवलपमेंट कर सके। आज का जो पाठ्यक्रम है वो बालक पर आधारित है, ना कि स्कूल टीचर के ऊपर आधारित है। वो बालक की शिक्षा के ऊपर आधारित है, बालक के विकास के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट है समय सारणी। शिक्षा मनोविज्ञान ही समय सारणी को भी निर्धारित करता है। अब होगा कि समय सारणी का शिक्षा मनोविज्ञान से क्या लेना देना। समय सारणी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू रखती है। किसी भी स्कूल के अंदर जो टाइम टेबल होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट रखता है बच्चे के विकास के अंदर। मतलब जैसे ही बच्चा स्कूल के अंदर एंटर हुआ तो उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही बच्चा मेंटली डेवलप होता है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट पीरियड मैथ्स का लगाए, दूसरा साइंस का, फिर बच्चा एसएसटी पढ़ने लगा, फिर वापस मैथ का आ गया, फिर साइंस का पीरियड आ गया, तो कहीं ना कहीं बच्चा मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बताया गया है कि इस तरह का समय सारणी होनी चाहिए कि बच्चा स्कूल में भी रिलैक्स होकर अपनी स्टडी को कर सके। अगर फर्स्ट पीरियड किसी डिफिकल्ट सब्जेक्ट का है तो सेकंड पीरियड में उसको रिलैक्सेशन मिले, कोई इजी सब्जेक्ट लाइक हिंदी, इस तरह के सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए कि बच्चा उस मेंटली स्ट्रेस को थोड़ा सा कम कर ले। अगर फोर्थ पीरियड मतलब रिसेस का बीच में गैप देना, वो भी इसी के बीच में आता है, वो भी शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर आता है कि बीच में बच्चे को कुछ गेम्स पीरियड, SUPW शिक्षा, ये कला शिक्षा, इन चीज़ों के जो सब्जेक्ट पीरियड लगाए गए हैं वो इसी शिक्षा मनोविज्ञान के ऊपर ही आधारित हैं। इसके बेस के ऊपर आधारित होकर ही बालक के विकास के अंदर उस चीज़ को देखा जाता है। फिर देखते हैं अनुशासन। शिक्षा मनोविज्ञान अनुशासन को भी बताता है कि बालक को अनुशासन सिखाना। देखो, अनुशासन से मतलब वो नहीं है कि एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की गुरु ने कह दिया कि ये चीज़ करनी है, दैट्स मीन करनी ही है, वो चीज़ नहीं है। अनुशासन से मतलब है कि ऐसी शिक्षा जिसके अंतर्गत बालक अपने व्यक्तित्व का तो विकास कर ही सके, साथ साथ अपने जीवन को भी अनुशासित कर सके, क्योंकि अनुशासित जीवन ही विकास को लेकर आता है। अगर जीवन अनुशासित नहीं होगा तो विकास का होना पॉसिबल नहीं है। अनुशासन से मतलब यहाँ पर एक व्यक्तित्व के विकास से मतलब है। अनुशासन से मतलब ये नहीं है कि नहीं ये चीज़ करनी है तो ये करनी क्योंकि टीचर ने कह दिया, वो सही है चाहे गलत है, उसको फॉलो करना है, नहीं। अनुशासन से मतलब है एक नियम में बनकर रहना, उस नियम की पालना करते हुए अपने व्यक्तित्व का विकास करना, एक अपने जीवन को एक सुडोल रूप देना, अपने व्यक्तित्व को एक सुडोल रूप देना अनुशासन से यहाँ पर मतलब है। शिक्षा मनोविज्ञान इस चीज़ को बताती है कि अनुशासित होना है, लेकिन किस प्रकार अनुशासित होना है कि जीवन को सफल बनाया जा सके, जीवन को कारगर बनाया जा सके। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन को इस तरह देखती है। पाठ्य सहगामी क्रियाएं मतलब विषय के अंदर जिस तरह पहले वेद अध्ययन करवाया जाता था, सिर्फ यहाँ पर वेद अध्ययन नहीं करवाना, सिर्फ किसी चीज़ों को रट्टा नहीं लगवाना, श्लोक मंत्र सिर्फ उच्चारित नहीं करवाने चाहे वो समझ, उसके साथ साथ कुछ पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवानी है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग भी करवानी है। शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, कोई चीज़ हम करके सीखेंगे तो वो चीज़ जल्दी ऑब्जर्व होती है। अब पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंदर कहीं बाहर लेकर जाना, किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐतिहासिक जगह को दिखाना, हिस्ट्री पढ़ाने के लिए किसी ऐतिहासिक जगह पर जाकर उस चीज़ को समझाना, वो चीज़ इसके अंतर्गत आती है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के। और भी क्रियाएं जैसे सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं देना, उसके अंतर्गत साथ में एक्टिविटी भी होनी चाहिए स्कूल के अंदर। अगर सिर्फ किताबी ज्ञान ही दिया जाएगा तो बालक के अंदर कहीं ना कहीं एक नीरसता आ जाती है, एक नीरसपन आ जाता है, एक उदासी सी आ जाती है, जिससे बालक अपनी शिक्षा के अंदर फोकस नहीं कर पाता। तो इस वजह से पाठ्य सहगामी क्रियाओं का होना भी जरूरी है। शिक्षा मनोविज्ञान बताता है कि पाठ्य सहगामी क्रियाएं होंगी तो बालक जल्दी डेवलप होगा और अपने जो सब्जेक्ट है उसके अंदर कहीं ना कहीं, अपने व्यक्तित्व के अंदर कहीं ना कहीं उसकी कमांड बढ़ेगी और वो जल्दी डेवलप हो पाएगा। फिर है शिक्षा समस्याओं पर मत निर्धारण। अब शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमने पहले ही डेफिनेशन ही इसकी पढ़ी है, तो उस डेफिनेशन के अंदर ही बताया जाता है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करना। तो शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा से संबंधित समस्याओं का समाधान करता है। शिक्षा से संबंधित समस्याएं लाइक थकान, नीरसता, रुचि का अभाव होना, पढ़ते पढ़ते किसी चीज़ में बोरियत आ जाना, उन सभी समस्याओं का कि ये समस्याएं क्यों उत्पन्न हुई, किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए नीरसता क्यों आई, उन चीज़ों का समाधान करता है शिक्षा मनोविज्ञान। कहीं ना कहीं उपचारात्मक, निदानात्मक
उपाय करता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो इस वजह से शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो शिक्षा से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान करने में हेल्प करता है। फिर बात करें मापन और मूल्यांकन। देखो शिक्षा मनोविज्ञान, आज आप स्कूल्स में जाओ, चाहे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाओ चाहे हिंदी मीडियम स्कूल में जाओ, तो वहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट देखते हैं और सुमेटिव असेसमेंट के बारे में हम सुनते हैं। लाइक अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये जो टेस्ट होते हैं, मतलब प्रथम परख, द्वितीय परख, वो चीज़ें जो पेपर होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, उसका मापन करते हैं। कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, इन चीज़ की ग्रेडिंग दी जाती है, इन चीज़ों की मार्किंग दी जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि जैसे जैसे बालक का विकास हो तो उसका मापन और मूल्यांकन करना जरूरी है। अगर मापन और मूल्यांकन के अंदर कहीं अभाव आया तो हमें पता नहीं चलेगा कि बालक का कितना डेवलपमेंट हो गया है और कितना डेवलपमेंट नहीं हुआ। उस चीज़ को, और डेवलपमेंट होने पर अगर बच्चा अच्छा है तो उस चीज़ के लिए उसको प्रोत्साहित करना, और कहीं वीक आ रहा है तो उसको मोटिवेट करना कि वो आगे कर सकता है। तो मापन और मूल्यांकन शिक्षा मनोविज्ञान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि मापन और मूल्यांकन के द्वारा बालक के विकास को हम निर्धारित कर सकते हैं कि बालक का विकास कितना हुआ है। फिर देखते हैं स्वस्थ वातावरण। अब देखो शिक्षा मनोविज्ञान जहाँ पर शिक्षा से संबंधित समस्याओं का विश्लेषण करता है, उसका संश्लेषण करता है, विश्लेषण करता है, उसका निराकरण करता है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करता है कि बालक के विकास के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि ये निदानात्मक उपचार कर रहा है। मतलब किसी बीमारी के अगर हम कारण जानते हैं, कारण को जानकर उसका उपचार करते हैं तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर हमें उस चीज़ के कारण ही नहीं पता और हम सीधा उपचार करने को लगे हैं तो कहीं ना कहीं त्रुटि आ जाती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान कहता है कि एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जाए, इसके द्वारा शिक्षा मनोविज्ञान एक ऐसे वातावरण को प्रदान करता है कि बालक के व्यक्तित्व का एक स्वस्थ रूप से विकास हो पाए, कहीं भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए बालक कहीं भी कुसमायोजित ना हो। कहने से मतलब है कि कुसमायोजित ना हो, एक स्वस्थ वातावरण, मानसिक रूप से कहीं भी उसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। तो उन चीज़ों का निदान करते हुए शिक्षा मनोविज्ञान बालक के व्यक्तित्व के विकास के ऊपर बल देता है। विद्यार्थियों को समझना, शिक्षा मनोविज्ञान, देखो मनोविज्ञान से ही तात्पर्य हमारा क्या है कि वो चीज़ों को समझने की कोशिश करना। अब आज कहते हैं कि आज आप कोई भी एग्ज़ाम दे लो, आरपीएससी का कोई भी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड या और भी कोई भी एग्ज़ाम दे लो, तो उसमें साइकोलॉजी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के रूप में आती है। काफ़ी मार्किंग का पोर्शन आता है साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी एक टीचर को क्यों पढ़ाई जाती है? कि वो बालक के मानसिक विकास को पढ़ सके। बालक का मानसिक जो डेवलपमेंट है, उसका जो मानसिक रूप से अगर बालक तनाव में है या थकान में है या नीरसता के अंदर है, तो एक टीचर की ड्यूटी है कि वो उस चीज़ को समझे। तो इस वजह से एक मनोविज्ञान को एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के रूप में सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर ऐड कर दिया गया है, ताकि जो अगर टीचर को, एक चाहे थर्ड ग्रेड टीचर है, चाहे सेकंड ग्रेड टीचर है, चाहे फर्स्ट ग्रेड टीचर है, चाहे कॉलेज लेक्चरर है, तो वो साइकोलॉजी का वो पोर्शन पढ़ेगा जिसके अंतर्गत बालक की बुद्धि का, बालक के व्यक्तित्व का, बालक के विकास का उसे पता चले कि किस तरह जांच की जा सकती है कि कोई बालक अगर पीछे है तो क्या रीज़न क्या है इसके पीछे। तो उन चीज़ों की जानकारी देने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट के रूप में सभी आजकल कंपटीशन के अंदर ऐड किया गया। और विद्यार्थियों को समझने में, कहीं ना कहीं उनको समझने में ये हेल्प करता है, क्योंकि मनोविज्ञान का अगर आपको नॉलेज होगा तो आप बालक को इजीली समझ सकते हो कि वो किस कंडीशन के अंदर है, या बालक अगर क्लास में शरारती है तो वो किस रीज़न से है। अगर बालक क्लास के अंदर रुचि नहीं ले रहा या आपके सब्जेक्ट में रुचि नहीं ले रहा तो क्यों नहीं ले रहा। अगर मनोविज्ञान का आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप कभी भी उसके कारणों को जान नहीं पाओगे, और उनके कारणों को आप जान भी लेते हो तो कभी भी उसका उपचार नहीं कर पाओगे। उपचार करने से यहाँ पर डॉक्टरी ट्रीटमेंट से नहीं है, कहीं ना कहीं बच्चे को एक मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो नहीं समझ पाओगे आप तो कभी भी उसको अपने सब्जेक्ट में रुचि नहीं दिला पाओगे, क्योंकि मनोवैज्ञानिक जो विधियाँ होती हैं कहीं ना कहीं आपके सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाती हैं। आपके जो टॉपिक है या आपका जो बिहेवियर है, आपका जो पर्सनैलिटी है, उसको पॉजिटिव वे के अंदर
लेकर आती हैं। अलग अलग मेथड है, अपने विधियां भी करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ विधियां हैं, अपन उसको भी पढ़ेंगे आगे। लेकिन किसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए उन विधियों का, उन टेक्निक का होना बहुत जरूरी है। अधिगम की प्रक्रिया में सुधार, देखो शिक्षा मनोविज्ञान एक लर्निंग के प्रोसेस के अंदर काफी सुधार करता है। एक लर्निंग का जो प्रोसेस है, जो प्राचीन समय में चलता था कि गुरु के द्वारा कुछ सिखा दिया गया, अब वो समझ आए चाहे ना आए, उस मंत्र का, उस श्लोक का उच्चारण करना आना चाहिए बालक को। उसको समझना कहीं जरूरी नहीं है, लेकिन उसको रट्टा मारना, उसको रटन प्रणाली के अंतर्गत उसको सिखाया जाता था। प्राचीन समय की ये शिक्षा पद्धति इसी तरह की थी कि वो टीचर के बेस के ऊपर थी। अगर गुरु ने कह दिया तो वो चीज आनी जरूरी है और वो चीज सीखनी ही पड़ेगी। गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, तो इस तरह की शिक्षा दी जाती थी जो रटन प्रणाली पर आधारित थी। लेकिन जब से शिक्षा मनोविज्ञान का विकास हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस मेथड को चेंज कर दिया गया। अब बालक को उस कॉन्सेप्ट को समझाने पर जोर दिया जाता है, ना कि रट्टा लगाने पर। बालक की जो अधिगम की जो प्रोसेस है, उसमें सुधार किया गया है। उसको चीज, जैसे हमने देखा था कि अधिगम के फैक्टर कौन कौन से हैं जब हम लर्निंग एंड टीचिंग बुक कर रहे थे, तो हमने उसमें अधिगम के फैक्टर देखे थे, अधिगम के कारक कौन कौन से हैं वो चीजें देखे थे। तो उन चीजों के अंदर सुधार किसके द्वारा आया? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही आया है। शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत ही वो अधिगम, उसके अंदर वो प्रोसेस आई थी। जैसे कि संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास में ये सहायक है। बार बार ये मेरे द्वारा रिपीट किया जा रहा है, हर पॉइंट के अंदर मैंने ऐड किया है शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के अंतर्गत, कि शिक्षा मनोविज्ञान बालक के व्यक्तित्व के, उस बालक का जो व्यक्तित्व है उसको डेवलपमेंट करने में बहुत सहायक है। हर पॉइंट के अंदर ये अपना फैक्टर बार बार आया कि उसके व्यक्तित्व को निखारता है, उसके व्यक्तित्व को ऊपर की ओर लेकर जाता है, उसके व्यक्तित्व को एक स्वस्थ वातावरण देता है, उसके व्यक्तित्व का विकास करता है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मनोविज्ञान बालक के, उसके व्यक्तित्व के विकास के अंदर बहुत अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका महत्व बहुत अच्छा रोल प्ले करता है बालक के व्यक्तित्व के विकास के अंदर। तो इस तरह कौन कौन से फैक्टर मेन हुए उसके क्षेत्र में देखें। सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षण पद्धति में परिवर्तन आया। पाठ्यक्रम में, समय सारणी में, अनुशासन में, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में, शिक्षा समस्याओं के निर्धारण में, मापन और मूल्यांकन में, स्वस्थ वातावरण में, विद्यार्थियों को समझने में सहायता मिलती है। अधिगम प्रोसेस के अंदर सुधार हुआ और उसके व्यक्तित्व में सुधार हुआ। ये था हमारा शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। अब हम देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां कौन। अभी हम देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां कौन कौन सी हैं। इनको हम सीधा मनोविज्ञान की विधियां भी कह सकते हैं, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान का एक ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत एजुकेशन से रिलेटेड विधियों का प्रयोग किया जाता है। और जितनी भी विधियां हैं मनोविज्ञान की, उन सभी विधियों का हम शिक्षा में प्रयोग कर सकते हैं। तो चार्ल्स गाइड विधियों के बारे में क्या कहते थे? चार्ल्स गाइड कहते थे कि अध्ययन विधि किसी भी सब्जेक्ट की, अपने एक प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं लेते, किसी भी सब्जेक्ट की अध्ययन विधि उस मार्ग को सूचित करती है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। सत्य की खोज से मतलब है यहाँ पर वास्तविकता से, कि अध्ययन विधि एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ऊपर चलकर, जिसका प्रयोग करके हम वास्तविकता तक पहुंच सकते हैं, सत्य की खोज कर सकते हैं। चार्ल्स गाइड ने अध्ययन विधियों की महत्ता को बताते हुए ये अपनी वर्डिंग दी थी, ये डेफिनेशन दी थी कि अध्ययन विधि उस मार्ग को सूचित करती है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। अभी हम विधियों के अंदर सबसे पहली विधि करते हैं निरीक्षणात्मक विधि, जिसको बोलते हैं बहिर्दर्शन विधि भी बोला जाता है। बहिर्दर्शन जैसा नाम से ही क्लियर है, बाहर से ही दर्शन करके, मतलब बाहरी रूप से देखकर जब हम किसी भी डाटा को कलेक्ट करते हैं या किसी भी चीज को देखकर जब हम, अब वो देखना सूक्ष्म रूप से देखना या स्थूल रूप से देखना वो चीज बात है, लेकिन निरीक्षण विधि कहते हैं कि किसी भी चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखकर जब हम उसका अध्ययन करते हैं वो बहिर्दर्शन विधि के अंतर्गत या निरीक्षणात्मक विधि के अंतर्गत आता है। प्रोफेसर पीवी युंग थे, उन्होंने इस बारे में डेफिनेशन दी है। प्रोफेसर पीवी युंग कहते थे कि निरीक्षण आंख के द्वारा विचार पूर्वक किया गया अध्ययन है। मतलब आंखें तो उसे प्रत्यक्ष रूप में देख रही हैं, लेकिन विचार पूर्वक किया गया अध्ययन। ये नहीं कि कोई भी देखी हुई चीज पर हम विश्वास कर लें, उसके ऊपर सोच समझकर विचार करना। कि निरीक्षणात्मक विधि क्या है कि आंख के द्वारा देखा हुआ विचार पूर्वक अध्ययन है, जिसका प्रयोग, अब इस विधि का प्रयोग कहाँ पर? सामूहिक व्यवहार, मतलब एक ग्रुप के अंदर तथा जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ
जटिल सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ संपूर्णता का निर्माण करने वाली पृथक इकाइयों का सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है। प्रोफेसर पीवी यूं क्या कह रहे हैं, देखो सूक्ष्म निरीक्षण किया जा रहा है, स्थूल रूप से सिर्फ ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से देख लिया, विचार पूर्वक अध्ययन करना है सामूहिक इकाइयों का और सूक्ष्म रूप से उसका अध्ययन भी करना है। सोच समझकर एक छोटी से छोटी बारीकी का भी अध्ययन जब किया जाता है वो निरीक्षण विधि, प्रत्यक्ष रूप से जिस चीज का अध्ययन किया जाता है, कहीं ना कहीं इस विधि के अंदर हम बात करें तो ये एक ऐसी विधि है, एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जो प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने जो चीज है हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। इमेजिनेशन यहाँ काम नहीं करती, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक वैज्ञानिक पद्धति है, क्योंकि विज्ञान का कोई भी आप एक्सपेरिमेंट देखो जो प्रत्यक्ष रूप से चीज सामने है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेंगे देन वाटर बनेगा, जल बनेगा, H2O वो बना, तो वो चीज हमारे सामने है, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है। साइंस का कोई भी लैब के अंदर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वो चीज हमारे सामने दिखाई दे रही है। तो निरीक्षण विधि एक तरह से एक वैज्ञानिक पद्धति है, जो चीज सामने है उसका हम तथ्यों का, डाटा का कलेक्शन करके उस चीज के बारे में परिणाम निकालते हैं, अपना रिजल्ट निकालते हैं। तो इस विधि के अंतर्गत विश्वसनीयता अधिक है, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि है और सामने जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उस चीज का हम अध्ययन करते हैं। तो निरीक्षणात्मक विधि के बारे में अगर हम क्लियरली बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा वैज्ञानिक मेथड है, एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जो प्रत्यक्ष रूप से, वैज्ञानिक रूप से तथ्यों का कलेक्शन करती है, डाटा का कलेक्शन करती है और उस डाटा के कलेक्शन के बाद अपना रिजल्ट बताती है। फिर भी हम निरीक्षणात्मक विधि के कुछ गुण और कुछ दोष हम अलग देखते हैं कि कौन कौन सी निरीक्षणात्मक विधि के अंदर गुण है और कौन कौन सी इसमें कमियां भी हैं। देखो, प्रत्येक चीज के अंदर कमी जरूर होती है, वो कमी होगी तभी हम दूसरे मेथड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उस कमी को हमने दूर करना है। अगर कमी नहीं होती तो वही एक ही मेथड चलता। मनोविज्ञान के अनेक मेथड हमारे सामने हैं, अलग अलग विधियां हमारे सामने हमने पढ़ी हुई हैं, तो कुछ ना कुछ कमी रही होगी तभी दूसरे मेथड की जरूरत पड़ी वैज्ञानिकों को या मनोवैज्ञानिकों को। तो इस विधि के गुण और दोष हम दोनों अच्छी तरह डिटेल में देखते हैं कि इस विधि के कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष। अभी देखते हैं ये जो विधि बताई है निरीक्षण विधि, उसके क्या क्या दोष है और क्या क्या गुण है। गुणों के बारे में बात करें तो सबसे पहले ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग होगा। देखो, निरीक्षण विधि क्योंकि हम देखकर, किसी चीज का देखकर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्ञानेंद्रियों का हम प्रयोग करेंगे। हमारी आंखें, हमारे कान, हमारे हाथ, हमारी जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रिय वो सभी की सभी काम करेंगी, तो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा, तथ्यों की व्याख्या एवं विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि हम चीजों को देखकर वैज्ञानिक रूप से उसका अध्ययन कर रहे हैं, तो जो भी डाटा कलेक्शन करेंगे उसका विश्लेषण करेंगे। तथ्यों का सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे इस विधि के अंदर, क्योंकि खुद के द्वारा वो डाटा कलेक्ट किया गया, हमने देख के उस चीज को ऑब्जर्व किया है। दूसरा, प्रत्यक्ष पद्धति और तथ्यों को लिखित रूप में। अब प्रत्यक्ष पद्धति मतलब मूर्त रूप से हम उन चीजों को देख रहे हैं, क्योंकि निरीक्षणात्मक विधि का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि किसी चीज को देखकर उसको ऑब्जर्व करना। तो किसी चीज को जब हम देख रहे हैं तो वहां पर प्रत्यक्ष पद्धति आ गई, मतलब हम मूर्त रूप में वो चीज हमारे सामने है और डाटा हम रिटर्न में कलेक्ट कर रहे हैं। तो कोई भी हम मेथड यूज करें तो उसका कहीं ना कहीं रिटर्न के अंदर एक डाटा हम कलेक्ट करते हैं, एक फाइल बनाएंगे, तभी एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सकती है, और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए हमें लिखित में आंकड़े चाहिए। तो प्रत्यक्ष रूप से जो चीज हम देख रहे हैं उन देखे हुए तथ्यों को हम साथ साथ लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं वो डाटा है वो रिटर्न के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। फिर इसकी नेक्स्ट विशेषता देखें या गुण, जिसको कहते हैं कि सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है, और वो सूक्ष्म निरीक्षण होगा तो वास्तविकता होगी। किसी चीज को जड़ से देखना, मूल से देखना, तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में जब हम उसको देख रहे हैं, छोटे छोटे फैक्टर भी उसके देख रहे हैं कि वो चीज क्या है या उस पर्सन ने ऐसा क्या किया या क्यों किया, वो चीज हम सूक्ष्म रूप से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें वास्तविकता होगी। और जब इसी चीज का सूक्ष्म और वास्तविक रूप में निरीक्षण किया जाता है तो वहां पर वैज्ञानिक नियम लागू होंगे। विज्ञान कहता है कि जब कार्य कारण संबंधों का पता चल जाए तो वो एक कहीं ना कहीं वैज्ञानिक विधि होती है। अब प्रत्यक्ष रूप से हम किसी चीज को देखकर उसके साथ संबंध बिठा रहे हैं तो वो वैज्ञानिक मेथड है। और निरंतर निरीक्षण होगा, किसी चीज को हम देख रहे हैं तो एक एरिया जिसके बारे में हम निरीक्षण कर रहे हैं तो वो हमारे कंट्रोल के अकॉर्डिंग ही हम उसका निरीक्षण करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो निरीक्षणात्मक पद्धति है
वो प्रत्यक्ष पद्धति भी हम उसको कह सकते हैं। तो ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग किया जाता है, तथ्यों का व्याख्या विश्लेषण किया जाता है, ये प्रत्यक्ष पद्धति है। सूक्ष्म निरीक्षण किया जाता है, वैज्ञानिक नियम और नियंत्रित निरीक्षण है। लेकिन कोई भी चीज है, कोई भी मेथड है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर होती हैं, कुछ ना कुछ दोष जरूर होते हैं। तो उसी तरह निरीक्षणात्मक विधि के अंदर भी कुछ दोष हैं। उन दोषों को देखते हैं। सबसे पहले दोष, क्योंकि ये एक प्रत्यक्ष पद्धति है, तो निरीक्षणकर्ता का दृष्टिकोण। अगर किसी का मैं अध्ययन कर रही हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं किसी एक परिवार का अध्ययन कर रही हूँ या किसी एक सोसाइटी का अध्ययन कर रही हूँ, तो वहां पर जाकर मैंने उसका अध्ययन किया। जब मैंने उसका अध्ययन किया तो क्या हुआ कि उस चीज को मैं लगातार देख रही हूँ, वहां पर रह रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उन चीजों के साथ मैं इमोशनली अटैच हो जाऊंगी। और जैसे मैं उस चीजों के साथ इमोशनली अटैच हुई, तो मेरा दृष्टिकोण जो है, कहीं ना कहीं मेरे जो टेस्ट है, मेरे जो डाटा है, मेरा जो आंकड़ा है, उनके ऊपर उसका प्रभाव दिखाई देने लग जाएगा। और जैसे ही खुद का प्रभाव उन आंकड़ों के ऊपर आया, तो कहीं ना कहीं वो आंकड़े वास्तविकता से दूर हो जाएंगे। तो इस पद्धति की सबसे बड़ी कमी यही है कि निरीक्षणकर्ता का जो खुद का दृष्टिकोण है, वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर हावी हो जाता है, क्योंकि ये डाटा है, काफी लंबे समय से कलेक्ट किया जाता है। अगर मैं किसी परिवार के बारे में अध्ययन कर रही हूँ, तो लगातार एक ही परिवार के साथ अगर मैं जुड़ी रहूंगी, तो कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट हो जाएगा। और जैसे ही वो अटैचमेंट हुआ, तो उसके ऊपर मेरे जो दृष्टिकोण है, मेरे जो विचार हैं, वो उसके ऊपर प्रक्षेपित होने लग जाएंगे। दूसरा, अविश्वसनीयता। अब जैसे ही मेरा दृष्टिकोण उन आंकड़ों पर आया, तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि मेरे इमोशन उस डाटा के अंदर आ रहे हैं, मेरे जो वैल्यूज हैं, मेरे जो दृष्टिकोण है, वो उसके अंदर आया। और कहीं ना कहीं जो वो डाटा कलेक्ट किया गया, अगर कोई दूसरा व्यक्ति वही डाटा कलेक्ट करेगा, तो वो डाटा सेम वैसा कलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि उस डाटा में तो मेरा दृष्टिकोण आ रहा है। अब जो दूसरा व्यक्ति करेगा, तो वो अगर वास्तविकता को देखेगा, तो वो चीजें उसे नहीं दिखाई देंगी जैसे मैंने पेश की हैं, क्योंकि उस डाटा के अंदर तो मेरा दृष्टिकोण है, मेरे व्यू हैं, और हर आदमी के व्यू अलग अलग होते हैं। शंका उत्पन्न होना। अब अगर मेरे द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया गया है, वो प्राइमरी डाटा, अगर उसी डाटा को कोई और व्यक्ति यूज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट होगा कि ये चीज ऐसी नहीं हो सकती, क्योंकि उस डाटा में तो मेरा खुद का दृष्टिकोण था, उस डाटा के ऊपर तो मेरे इमोशन का प्रभाव था, उस डाटा के ऊपर तो मेरे संवेगों का प्रभाव था, कि कहीं ना कहीं अगर मैं किसी एक छोटे बच्चे का अध्ययन कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर मैं उससे अटैच हो गई हूँ उस बच्चे से, तो वो बच्चे का कहीं ना कहीं जो गलत चीजें हैं वो मैं नहीं हाईलाइट करूंगी, और जो सही चीजें उनको जरूरत से एक्सेस जो हो जाएगा वो हाईलाइट कर दूंगी। और कहीं ना कहीं अगर मेरे मन में किसी सदस्य के प्रति बैर भाव है, कहीं ना कहीं मुझे उस परिवार के साथ रहते रहते किसी सदस्य को मैं नापसंद करने लगी हूँ, तो कहीं ना कहीं उसकी जो कमियां हैं मैं उसको ज्यादा उजागर करूंगी, और उसकी जो खूबियां हैं उसको कम उजागर करूंगी। अब वो डाटा क्या हुआ, अविश्वसनीय हो गया। अब उस डाटा को कोई दूसरा व्यक्ति सेकेंडरी डाटा के रूप में प्रयोग करता है। आंकड़े तो पता ही है आपको, प्राथमिक और द्वितीयक दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जो प्राइमरी डाटा वो खुद के द्वारा कलेक्ट किया गया, जो फर्स्ट टाइम यूज किया जा रहा है, और सेकेंडरी डाटा जो प्राइमरी डाटा है उसको अगर कोई और डाटा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जैसे न्यूज़पेपर के अंदर कोई पब्लिश आई, कोई स्टोरी लिखी गई या एक्सेट्रा कुछ भी, तो उसका प्रयोग किया जाता है। अब मेरे द्वारा कलेक्ट किए गए प्राइमरी डाटा का प्रयोग कोई और कर रहा है, तो कहीं ना कहीं डाउट उत्पन्न होगा, कहीं ना कहीं एक डाउट सा आएगा कि ये डाटा सही नहीं है, यहाँ पर ये इमोशंस नहीं आने चाहिए थे, या यहाँ पर वो विश्वसनीयता नहीं रह जाएगी और क्रमबद्धता का अभाव आएगा, क्योंकि लगातार अगर उससे आप कनेक्ट हो, उस परिवार से या उस समूह से आप कनेक्ट हो, या किसी गतिविधि का आप अध्ययन कर रहे हो, तो क्या आप 24 के 24 घंटे उस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी इंसान हैं, आपको भी रेस्ट की जरूरत होगी। तो कहीं ना कहीं वो चीजें, कुछ चीजों का अभाव हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक जो सीक्वेंस है वो उसमें कमी आ जाएगी। जैसे आप डेली रूटीन देख रहे हो, तो आपके माइंड में आ जाएगा, कहीं ना कहीं एक पार्शलिटी आ जाती है कि रोज ही ऐसा ही होता है, सुबह ये काम होता है, शाम को ये काम होता है, उसका ऐसा ही बिहेव होता है। तो आपके माइंड के अंदर एक खुद ही कल्पना विकसित होने लग जाती है, और आप कहीं ना कहीं उसके अंदर मिसगाइड होकर उस डाटा को कहीं ना कहीं बीच में गैप दे देते हैं, तो क्रमबद्धता का अभाव आ जाता है। ये निरीक्षण पद्धति की सबसे बड़ी कमी है कि इसके अंदर अविश्वसनीय आ जाती है, संवेगों का प्रभाव हावी हो जाता है। इस प्रकार निरीक्षणात्मक पद्धति
आई थिंक क्लियर हो गई होगी सबको कि क्या है निरीक्षण पद्धति, कि देखकर किसी चीज को ऑब्जर्व करके उस डाटा को पेश करना और उस डाटा से संबंधित व्याख्या करना और लास्ट में निष्कर्ष निकालना और उससे संबंधित निष्कर्षों के द्वारा ही अपना अध्ययन करना। ये मनोविज्ञान की सबसे परंपरागत और काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। इसकी कुछ गुण भी हैं तो इसकी कुछ कमियां भी हैं, तो दोनों को हम साथ देखते हुए चल रहे हैं। तो ये थी हमारी निरीक्षणात्मक